अपना सबसे करीबी पड़ोसी चांद हजारों सालों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। रात के आसमान में इसकी चमक ढेर सारी कहानियों और इतिहास को जन्म देती है। लेकिन इतना प्रसिद्ध होने के बाद भी चांद एक रहस्य छुपाए हुए है जो अरबों खरबों साल पुराना है। चांद कैसे बना? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली रहा है, जिसके कारण अनेक सिद्धांत और ढेर सारा अनुसंधान हुआ है। ज्यादातर मानव इतिहास में चांद का जन्म एक रहस्य बना रहा। कुछ पुरानी संस्कृतियों का मानना था कि यह भगवान है, जबकि कुछ इसे दुनिया का आईना समझते थे। जब तक आधुनिक खगोल विज्ञान नहीं आया, हमें चांद के जन्म के रहस्य समझ नहीं आए। आज भी इसके बनने की पूरी जानकारी गहन वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय है। चांद की कहानी हमारी अपनी कहानी से जुड़ी हुई है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल हमारे ज्वार भाटे को नियंत्रित करता है, समुद्र के किनारों को आकार देता है और समुद्र के जीवों को प्रभावित करता है। इसके होने से पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर करने में बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण मौसम स्थिर रहा और हमारे ग्रह पर जीवन शुरू हो पाया। चांद के जन्म को समझना सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, ये हमारे अपने ग्रह के इतिहास और उन परिस्थितियों को समझने के बारे में है जिनके कारण हम यहां हैं। आजकल चांद कैसे बना, इसके बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली बात जायंट इंपैक्ट थ्योरी है। यह थ्योरी एक बहुत बड़ी घटना के बारे में बताती है जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों में करीब 4.5 अरब साल पहले हुई थी। सोचो, एक नई पृथ्वी जो अभी बन रही थी, तभी थिया नाम का मंगल जितना बड़ा एक आकाशीय पिंड इससे टकरा गया। इस टक्कर से पूरे सौर मंडल में झटके लगे। पृथ्वी और थिया दोनों के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और हमारे ग्रह के आसपास पिघले हुए पत्थर और धूल का एक बड़ा सा गुब्बारा बन गया। धीरे धीरे ये सब चीजें आपस में जुड़ने लगीं और वह चांद बन गया जिसको आज हम देखते हैं। जायंट इंपैक्ट थ्योरी चांद की अलग अलग खासियतों के बारे में समझाती है, जैसे चांद कैसे बना है। वह पृथ्वी के अंदर के हिस्से से काफी मिलता है, जिससे लगता है कि यह हमारे ग्रह से ही निकला है। और टक्कर के कंप्यूटर मॉडल चांद के आज के चक्कर और घूमने के तरीके से मेल खाते हैं। चांद की सतह को देखने से बिना किसी उपकरण के भी हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई देती है जो पुरानी टक्करों से बनी है। अंधेरे छपट्टे मैदान जिन्हें मरिया कहते हैं और जिन्हें पहले समुद्र समझा जाता था, असल में लावा के बड़े बड़े जमे हुए प्रवाह हैं जो अरबों खरबों साल पहले निकले थे। ये मरिया अनगिनत गड्ढों से भरे हुए हैं जो एक पुराने समय के निशान हैं जब क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु ने चंद्रमा की सतह पर बमबारी की थी। चांद पर हवा न होने का मतलब है कि इंपैक्ट क्रेटर्स अरबों खरबों सालों तक काफी अच्छी तरह से बचे हुए हैं। ये गड्ढे आकार में बहुत अलग अलग हैं, छोटे कटोरी जैसे गड्ढों से लेकर 100 किलोमीटर चौड़े इंपैक्ट बेसिन्स तक। हर गड्ढा एक कहानी बताता है, एक कॉस्मिक इंपैक्ट का रिकॉर्ड जो चंद्रमा के परिदृश्य को आकार देता है। चांद की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है इसके नियर और फार साइड्स के बीच का अंतर। धरती के सामने वाला नियर साइड ज्यादातर मरिया से बना है, जबकि फार साइड गड्ढों से भरा है और इसमें बहुत कम मरिया है। यह अंतर, जिसे लूनर डाइकोटमी कहते हैं, एक और रहस्य है जिसे वैज्ञानिक अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग पहले सोचते थे कि चांद बिल्कुल सूखा और वीरान है, लेकिन कुछ नए खोजों ने यह विचार बदल दिया है। 2009 में नासा का एल्सीरोस मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गया और वहां पानी की बर्फ मिली, बिल्कुल पक्का प्रमाण। इस खोज से चांद के इतिहास और भविष्य की खोजों के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। लगता है कि यह बर्फ चांद के ध्रुवों पर क्रेटर्स में है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, इसलिए वहां काफी ठंड होती है। इन ठंडे क्रेटर्स में शायद बहुत ज्यादा बर्फ होगी जो भविष्य के मिशनों के लिए काफी सहायक होगी। अभी तक यह पक्का नहीं है कि यह पानी कहां से आया। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पानी धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों से आया होगा जो कभी चांद से टकराए थे, और कुछ लोगों का मानना है कि यह पानी चांद के अंदर से ही निकला होगा, ज्वालामुखियों की वजह से बहुत पहले। भाग 5, चंद्र ज्वार। पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रभाव। चांद का असर रात में उसके उजाले से कहीं ज्यादा है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव धरती पर ज्वार भाटा आने का सबसे बड़ा कारण है। समुद्र के स्तर का ऊपर नीचे होना, जिसने करोड़ों सालों से समुद्र के किनारे को आकार दिया है,
और समुद्र के जीवों पर असर डाला है। धरती और चांद का यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य हमारे सौर मंडल के रिश्ते का सबूत है। जैसे ही चांद धरती के चारों ओर घूमता है, इसका गुरुत्वाकर्षण हमारे ग्रह के समुद्रों को अपनी तरफ खींचता है। पानी चांद की तरफ खींचता चला जाता है। इससे पानी का एक उभार बनता है, एक उच्च ज्वार जहां चांद होता है और उसके विपरीत दिशा पर भी। जैसे जैसे धरती घूमती है, अलग अलग जगहों पर ये उभार उच्च ज्वार बन जाते हैं, जबकि उभारों के बीच वाली जगहों पर निम्न ज्वार आते हैं। सूरज भी धरती के समुद्रों पर अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, लेकिन चांद के मुकाबले कम। जब सूरज, धरती और चांद एक सीधी लाइन में होते हैं, तो इनका संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर स्प्रिंग टाइड्स बनाते हैं, जो बहुत ही तेज उच्च ज्वार होते हैं। इसके उलट, जब सूरज और चांद एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, तो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को थोड़ा कम कर देता है, जिससे नीप टाइड्स आते हैं। खंड 6। एक स्थायी बल चंद्रमा कैसे पृथ्वी को स्थिर रखता है। चंद्रमा का असर सिर्फ समुद्र के चढ़ाव उतार तक ही सीमित नहीं है। यह पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, मतलब जिस कोण पर हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, उसको स्थायी रखने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसी झुकाव की वजह से हमें मौसम मिलते हैं, और इसका स्थायी होना लंबी अवधि में मौसम को नियमित रखने के लिए जरूरी है। बिना चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी का अक्षीय झुकाव हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाले हिलने डुलने और बदलाव के लिए ज्यादा कमजोर होगा। यह बदलाव जलवायु में बड़े बदलाव ला सकते हैं, जिससे जीवित रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। चंद्रमा एक गुरुत्वाकर्षण लंगर की तरह काम करता है, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को करीब 30.5 डिग्री पर स्थायी रखता है। इस स्थायित्व ने पृथ्वी पर एक स्थायी जलवायु को विकसित होने दिया है, जो जीवन के विकास और विविधता के लिए बहुत जरूरी रहा है। सेक्शन 7। चंद्रमा पर वापसी अन्वेषण का एक नया दौर। 1970 में अपोलो मिशन के खत्म होने के बाद चंद्रमा पर किसी आदमी ने पैर नहीं रखा, लेकिन आजकल फिर से सभी चंद्रमा में दिलचस्पी ले रहे हैं। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां और निजी कंपनियां भी चंद्रमा के अन्वेषण के लिए नई नई योजनाएं बना रही हैं। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है और चांद पर हमेशा के लिए रहने का प्लान बना रहा है। यह बड़ा प्रोग्राम चंद्रमा के बारे में और ज्यादा जानकारी देने में बहुत मददगार होगा और मंगल और उसके आगे जाने का रास्ता दिखाएगा। इन नए मिशनों से हम चंद्रमा के रहस्य और उसकी बनावट के बारे में और ज्यादा जानेंगे और देखेंगे कि वहां कौन कौन से संसाधन हैं और क्या वहां कभी लोग रह सकते हैं या नहीं। सौर मंडल में आगे जाने के लिए चंद्रमा एक पहला कदम जैसा है, ऐसी तकनीकों और रणनीतियों की टेस्टिंग के लिए एक जगह, जिससे हम मंगल और उसके भी आगे जा पाएंगे। अध्याय 8। चंद्रमा के रहस्यों को खोलने का समय आ गया है। चंद्रमा पर भेजा गया हर मिशन हमें उसके रहस्यों को समझने में मदद करता है। चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी का अध्ययन करके, उसके पतले वायुमंडल का विश्लेषण करके और उसकी सतह की मैपिंग करके हम उसके इतिहास, बनावट और विकास के बारे में और अधिक जान पाते हैं। भविष्य के मिशन ऐसे क्षेत्रों का अन्वेषण करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे, जैसे चंद्रमा के ध्रुवों पर हमेशा अंधेरे में रहने वाले गड्ढे, जहां पानी की बर्फ और अन्य संसाधन छिपे हो सकते हैं। वे चंद्रमा के अंदर अध्ययन करने के लिए उन्नत उपकरण भी लगाएंगे, जिससे हमें उसकी बनावट और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में पता चलेगा। जैसे जैसे हम चंद्रमा का अन्वेषण करते रहेंगे, हमें नई खोजें मिलने की संभावना है जो हमारी सोच को बदल सकती है और हमारे प्यारे चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी दे सकती है। चंद्रमा, जो कभी एक रहस्यमय चीज था, अब धीरे धीरे अपने रहस्य खोल रहा है और हमें हमारे सौर मंडल के इतिहास और उसे बनाने वाली चीजों के बारे में बता रहा है, जिन्होंने हमारी इस दुनिया को आज का रूप दिया है। खंड 9। चंद्रमा का स्थिर आकर्षण। चंद्रमा का आकर्षण हमेशा से रहा है और हर जगह है। इसने हजारों सालों से कवियों, कलाकारों और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है, हमारी सोच को अपने वश में करके रखा है और हमें इसके रहस्य जानने के लिए मजबूर किया है। जैसे कि हम चंद्रमा के अन्वेषण के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। चंद्रमा सबके दिल में एक खास जगह बनाए हुए है,
यह एक खाली पन्ने की तरह है जिसके ऊपर हम अपने भविष्य की उम्मीदों, सपनों और इच्छाओं को देख सकते हैं। यह इंसान के अंदर की जिज्ञासा, अज्ञात जगहों को खोजने की चाह और इस विश्व में अपनी जगह समझने की कोशिश की याद दिलाता है। चंद्रमा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है, धीरे धीरे, हर मिशन के साथ, हर नई खोज के साथ और हर नई पीढ़ी के साथ जो तारों को छूने का सपना देखती है।